और ये एक समझ बनी थी हमारी कि थिएटर जो करना है हमको एक मिशन की तरह करना है। कि जिस तरह का थिएटर हम कर रहे थे उससे रोजी रोटी शायद नहीं मिलेगी, ऐसा लगा था हमें। थिएटर एक डेमोक्रेटिक आर्ट है और उसको डेमोक्रेटिक ही रहना चाहिए। यानी कोई एक व्यक्ति ही संस्था में सब कुछ है, ये सचिव भी वही है, निर्देशक भी वही है, मुख्य भूमिका भी वही स्वयं कर रहा है। तो इसकी जगह एक डेमोक्रेटिक जो होना चाहिए। तो मैंने महाभोज किया था 84 में। तो महाभोज देखने के बाद यहाँ हमारे जो कुछ नक्सल मित्र हैं उन लोगों ने पंपलेट निकाला कि ये लोग देखिए बुर्जुआ थिएटर करते हैं और इतना इतना खर्च करते हैं। हमने आज तक कोई सरकारी ग्रांट नहीं लिया है, लेकिन जो भी थिएटर किया है जनता के सहयोग से किया है। जमीन पर अंगूठा रगड़ते हुए मैंने कहा कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तो नहीं जा सका। तो करण जी ने कहा इसलिए अच्छा नाटक करते हो। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। जानिसार अख्तर साहब का एक शेर है कि अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए। ये किताबें, ये रिसाले, ये इल्म का सौदा एक शख्स की यादों को बुलाने के लिए। शख्स, शख्सियत, कुछ ऐसे शख्स होते हैं जो लगातार रचना कर्म में लीन रहते हैं। एक शख्स उसी भीड़ से आज वॉइस ऑफ पीपल के सेट पर हमारे बीच आ बैठे हैं। यह शख्स जो हमारे शहर का है, यह शख्स जो हमारे शहर सा है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा श्री परवेज अख्तर साहब का। शुक्रिया। तो आपको कैसे आपका तारुफ कराऊं, इससे बचते हुए ये काम मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूं। बस यही कारण है कि गालिब ने एक बार कहा था कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। इतनी सारी बातें हैं कहने के लिए। बहरहाल हमारा जो परिचय परवेज भाई से है वो रंग कर्म की वजह से है। मैं आपको उस वजह से जानता हूं। निश्चित तौर पर और भी कई टिंजेस हैं, कई ह्यूज हैं आपकी जिंदगी के, उन सब पर बातें करेंगे। लेकिन रंग कर्म से शुरू करना चाहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं आपको उसी की वजह से। तो ये रंग कर्म की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? शुरू से ही था या फिर अचानक से कोई ऐसी घटना घटी कि आपको एपिफेनी जैसा फील हुआ? आप इस बारे में बताएं। जैसा कि आपने कहा शुरू में, शेर शायरी का और साहित्य का जो है हमारे परिवार में काफी शुरू से एक दखल रहा है जी। और मेरे जो स्वर्गीय पिता थे वो शमीम मुजफ्फरपुरी के नाम से शायरी भी करते थे। तो जो हमने आंखें खोली अपनी जी, तो उसमें हमारा एक माहौल था इस तरह का। प्रगतिशील लेखक संघ से हमारे पिता स्वर्गीय समीउल्लाह खां जी जुड़े हुए थे और तमाम उस समय के जो सज्जाद ज़हीर हों, चाहे कृष्ण चंद्र और मजाज वगैरह जितने भी बड़े शायर थे, फिराक गोरखपुरी, उन लोगों से उनका संपर्क था। तो एक संस्कार जो परिवार में से मिलता है वो तो मिला ही मुझे। एक कला के प्रति जो एक जुड़ाव होता है जी जी। थिएटर के लिए भी मेरे जो स्वर्गीय पिता हैं वो उनकी बड़ी प्रेरणा रही। उनकी ज़िंदगी भी बड़ी उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी रही है। शुरू में वो गांधी जी के आश्रम में रहे, उसके बाद वामपंथी थोड़ा विचार था उनका, थोड़े से क्रांतिकारी विचार थे उनके। तो उन्होंने गांधी का आश्रम छोड़ा, उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में वो सक्रिय हुए। और एक जो मुस्लिम पृष्ठभूमि का जो परिवार होता है वो सामान्यतः रंगमंच और थिएटर से बहुत जुड़ा हुआ नहीं रहता है जी जी। लेकिन मेरे पिता ने शुरू से ही हमें थिएटर के प्रति एक, जिसको कह सकते हैं कि एक जैसे एक शायर, अभी जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जो कला के अलग अलग विधा के लोग जो हैं एक दूसरे की विधा में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तो मेरे पिता शायर थे और कई भाषाओं के जानकार थे, तो वो थिएटर भी रेगुलर देखा करते थे। अच्छा। और हमें भी थिएटर ले जाते थे। वाह। रेलवे में बाद में वो उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ने के बाद उन्होंने रेलवे में नौकरी की और रेलवे का रिक्रिएशन क्लब में जो थिएटर होता था जी, उसमें हमको ले जाते थे
और जो सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ी घटना है जिसने मेरी जिंदगी को बहुत दूर तक प्रभावित किया, वो रामलीला रासलीला से जो हमारा इंटरेक्शन हुआ। क्या बात है। जो मुठभेड़ हुई हमारी। तो गोरखपुर में हमारा जन्म हुआ। अच्छा। और गोरखपुर में जो हमारे जो पूर्वी भारत का जो पूर्वी भाग है, उसमें दुर्गा पूजा का जोर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं वो दशहरा कहलाता है, और रामलीलाएं जो हैं वो खेली जाती हैं, और लंका फिर रावण का दहन किया जाता है। तो ये 9 या 10 दिन चलने वाली जो पूरा महोत्सव होता था रामलीलाओं का, तो उसमें हमारे पिता ले जाते थे। रात में वो रामलीला हम देखते थे और इतने भाव विभोर हो जाते थे हम कि दूसरे दिन, जबकि हम रात में बहुत देर से सोते थे, लेकिन हम लोग सवेरे सवेरे उठ के रात में देखी गई लीला अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ उसको अभी उसका अभिनटन करते थे। अच्छा। यानी हाँ, 11-12 साल मेरी उम्र रही होगी, मेरे छोटे भाइयों की 2-2 साल छोटे हैं वो। तो ये 3 भाई हमारे और हमारे मोहल्ले के जो लोग थे। मैं ये समझता हूँ आज जब मैं बैठ के जब आपने ये सवाल किया, तो मुझे ये लगा कि शायद वो जो एक मेरी मुठभेड़ थी उससे, जी। उसने एक खास तरह से थिएटर का जो जादू है उससे आवेशित कर दिया मुझे। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं मेरे खून में मौजूद हो गया वो। और मैं तो ये मानता हूँ कि थिएटर एक आदिम कला है और हर मनुष्य में मौजूद है वो। बिल्कुल बिल्कुल। हम थिएटर जो देखते हैं वो अभिनय देखते हैं दरअसल, और देखना और करना दोनों ही अच्छा लगता है। तो वो ये जो थिएटर है, यानी जो अगर हम कहें कि शहर में तो दर्शक नहीं मिलते हैं, ऐसी बात हम अक्सर करते हैं, लेकिन जो ग्रामीण रंगमंच है उसमें दर्शकों की कमी नहीं है जी। तो अभिनेता को देखना, उनको अभिनय करते हुए देखने की जो इच्छा है ना, दरअसल मैं मानता हूं कि वो जो आदिम प्रवृत्ति है, वो आदिम प्रवृत्ति की तरह से हमारे खून में है। बिल्कुल। और रामलीला ने मेरे खून के उसमें एक उबाल जैसा पैदा किया, और मैं अभी भी उसकी धड़कन सुनता हूँ। तो मेरे थिएटर के तरफ मेरे रुझान का एक ये कारण था। जब मुझे मौका मिला कि मैं पटना में आया, और पटना में मैंने जब थिएटर करने की बात मैंने सोची, तो सबसे पहले मैंने अप्रोच किया, यहाँ एक माध्यम नाम की संस्था थी। अच्छा। उनकी एक पत्रिका या ब्रोशर कह लीजिए, वो मेरे पास मुझे कहीं से मिली, उनका एड्रेस भी था। तो मैंने एक पत्र लिखा उन्हें कि मैं अभिनय में रुचि रखता हूँ, थिएटर करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि मैं आपसे कब संपर्क करूं, कहाँ आके मिलूं। उस पत्र का कभी जवाब नहीं आया। अच्छा। लेकिन उसी के कुछ दिनों बाद मुझे कला संगम सतीश आनंद का जो ग्रुप है, हाँ, वहाँ तुगलक नाटक हो रहा था, और मुझे कहा गया कि वहाँ जी कन्नड़ साहब का, कन्नड़ जी का, गिरीश कर्नाड का, कन्नड़ में लिखा हुआ नाटक, अनुवाद तो बीवी कारंत ने किया था, और बहुत खूबसूरत अनुवाद है वो। तो उसमें अभिनय करने के लिए मुझे बुलाया गया। मैं गया, मैंने अपना परिचय दिया और ऑडिशन हुआ। तो छोटे से रोल के लिए मुझे ऑडिशन के लिए कहा गया, फिर उससे थोड़ा बड़ा करते करते मैंने जो प्रमुख उसमें पात्र हैं उसमें मेरा चयन कर लिया गया। और उसके बाद मेरा थिएटर का सफर जो औपचारिक और सुरुचिपूर्ण थिएटर का जो सफर है वो वहां से शुरू हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रामलीला से ये चीजें शुरू हुई, और ये सब कहाँ हो रहा था? ये गोरखपुर में हो रहा था? ये गोरखपुर, बरौनी और बाद में पटना। अच्छा, दोनों शहर इसमें शामिल? जी। बहुत बढ़िया। लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ चलन है कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनकी दिलचस्पी चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, जिस भी बारे में हो, लेकिन एक कोर्स और करिकुलम तो पढ़ना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है स्कूलिंग तो आपकी हुई, लेकिन स्कूलिंग के बाद जो आपने पढ़ाई की वो किस क्षेत्र में थी, और वो क्या पढ़ाई थी, किस यूनिवर्सिटी में थी? पटना यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की, और प्राचीन इतिहास और पुरातत्व मेरा विषय था जी। एमए भी मैंने इसी विश्वविद्यालय से किया, और ग्रेजुएशन में भी मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, और एमए भी मैंने टॉप किया। क्या बात। एक था जो हमने अपने ग्रुप में ही ये था रखा था बना, एक नियम जैसा बना के रखा था कि आप
और ये एक समझ बनी थी हमारी कि थिएटर जो करना है हमको एक मिशन की तरह करना है। अच्छा। और ये मुझे लगा था कि जिस तरह का थिएटर हम कर रहे थे उससे रोजी रोटी शायद नहीं मिलेगी, ऐसा लगा था हमें। और ये लगभग 45 साल से ज़्यादा जी, का बिल्कुल। वक्फा हो गया, लेकिन आज भी स्थिति बहुत बदली नहीं है। तो ये हमने अपने ग्रुप के तमाम लोगों को ये कहा हुआ था कि आप थिएटर पूरी शिद्दत के साथ कीजिए और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह भी शिद्दत से कीजिए और अपनी पढ़ाई में अव्वल आने की कोशिश कीजिए। तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि उस समय जो भी 35-40 लोग हमारे ग्रुप में थे, अलग-अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले, उनसे हमारा था कि अगर फर्स्ट डिवीज़न नहीं आएगा तो तुम मत आना ग्रुप में। अच्छा। तो माने ये था, यानी हम अपनी पढ़ाई, अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी, परिवार, इन सब के साथ थिएटर कर रहे थे। बहुत बड़ी बात है ये। जी। ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद फिर वो ज़माना था कि फिर शगल के तौर पे भी कुछ चुनना पड़ता होगा, तो थिएटर ही करते रहे आप या फिर आप कहीं और भी? मैंने पढ़ाई में करता रहा और मैं थिएटर करता रहा, लेकिन ये बहुत साफ हो चुका था तब तक मेरे दिमाग में कि मुझे थिएटर ही करना है। जी। और थिएटर एक मिशन की तरह से करना है कि समाज ने बहुत कुछ दिया है, तो समाज को कुछ लौटाना भी है। जी, जी। तो मेरे लिए माध्यम ये था थिएटर। थिएटर के माध्यम से मैं उसे लौटा सकता था। किसी के लिए पेंटिंग हो सकती है, बिल्कुल। किसी के लिए कविता और साहित्य का कोई दूसरी विधा हो सकती है। तो मैंने सोचा कि रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो मैंने सोचा था कि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाऊंगा। जी। तो चूंकि राजनीतिक विचार भी थे हमारे, तो हमने सोचा कि खुलकर राजनीति भी करेंगे, थिएटर भी करेंगे और विश्वविद्यालय से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। और शायद इसलिए भी बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाई भी मैं करता था। जी। और ग्रेजुएशन में टॉप करने और एमए में टॉप करने के बावजूद किसी वजह से बहुत सारे कारण होंगे, होते ही हैं। हाँ होते हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सका लेक्चरशिप में, तो मेरी नौकरी लग गई संग्रहालय और पुरातत्व विभाग में, जो कि आपका विषय भी था। जो मेरा विषय था। और जल्दी एमए करने के 2 साल के अंदर मैं नौकरी में आ गया। तो उस नौकरी करते हुए मैंने समय निकाला। तो उस समय का जो थिएटर था, जो हमारा ग्रुप था, माने आईपीटी इप्टा, तो उसमें हम 3 शिफ्ट में काम करते थे। अच्छा। जो सुबह में वैसे लोग जो कि जिनके पास सुबह का समय होता था, तो एक काम सुबह होता था दोपहर, और शाम वाले शिफ्ट में मैं रहता था। जो जब फारिग हो आके। हाँ, जो जैसे फारिग हो, जैसे ज़्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा रुक कर कि जो कला संगम में मैं 5 साल तक सक्रिय रहा बतौर अभिनेता। तो मैं अभिनेता ही हूँ मूलतः जी। तो मैंने वहाँ ये देखा कि एक खास तरह का कि ऑथोरिटेरियन पूरा का पूरा वहाँ की व्यवस्था थी। यानी श्री सतीश आनंद, जो कि एक तरह से कहा जाए तो मेरे द्रोणाचार्य थे। मतलब कोई हाथ पकड़ के सिखाने वाली बात नहीं, लेकिन हमने उनको देख देख के बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल। लेकिन प्रमुख भूमिका भी वही करते थे और निर्देशन भी स्वयं करते थे। अच्छा, उसमें लेकिन दूसरी या तीसरी भूमिका में हम लोग जैसे लोग रहते थे। दूसरे माने महत्व के नाटक की भूमिका या तीसरे महत्व की भूमिका। तो ये हमने तय किया हुआ था कि, और कुछ ऐसी पाबंदियां थी कि आप दूसरे थिएटर ग्रुप को नहीं देख सकते हैं, कि उनका परफॉर्मेंस नहीं देख सकते हैं। आप किसी दूसरे थिएटर ग्रुप के साथ काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये पाबंदियां? हाँ, आप कोई भी किसी ग्रुप के मेंबर नहीं हो सकते दूसरे किसी ग्रुप के। बहरहाल वहाँ नाटक अच्छा होता था, जैसे मैंने कहा सुरुचिपूर्ण नाटक होता था। तो हमने ये सोचा था कि 7-8 साल मैं उनके साथ काम करूंगा। वो एक एक्सीडेंट है जिसकी वजह से मैं निर्देशन के क्षेत्र में आ गया। तो निर्देशन के क्षेत्र में आया तो मैंने ये तय किया उस समय कि निर्देशक एक से ज्यादा होना चाहिए ग्रुप में। अच्छा, सेकंड लाइन थर्ड लाइन बननी चाहिए। तो हमारे साथ उस वक्त तनवीर थे, मेरा छोटा भाई है, श्रीकांत किशोर थे, संजय उपाध्याय थे। ये तमाम लोग जो थिएटर में अभी सक्रिय हैं वो सब लोग मेरे साथ थे। अच्छा, तो श्रीकांत किशोर को मैंने कहा कि आप निर्देशन कीजिए, संजय उपाध्याय ने कुछ नाटकों का निर्देशन किया। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन भी था
कि कोई एकाधिकार किसी एक व्यक्ति का ना हो। थिएटर एक डेमोक्रेटिक आर्ट है और उसको डेमोक्रेटिक ही रहना चाहिए। यानी कोई एक व्यक्ति ही संस्था में सब कुछ है, ये सचिव भी वही है, निर्देशक भी वही है, मुख्य भूमिका भी वही स्वयं कर रहा है। तो इसकी जगह एक डेमोक्रेटिक जो होना चाहिए, तो वो ये किया हम लोगों ने। और जैसा मैंने बताया आपको कि आजीविका के लिए तो हम बहुत शिद्दत से करते थे नाटक भी जो करते थे। हमने ये समझा, इसी बीच कारंत जी, बंसी भाई और बहुत सारे लोगों के साथ, M.K. रैना, उषा गांगुली, ऐसे लोगों के साथ भी हमारा इंटरेक्शन हो रहा था जी। और इस तरह से हम समृद्ध हो रहे थे। H. कन्हैया लाल, क्या बात, हाँ, रतन थियम, तो बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझे प्रभावित किया। ये सब पटना में हो रहा था? नहीं, मैं घूमता था ना, थिएटर लेकर के मैं अलग अलग शहरों में फेस्टिवल्स में जाता था। भारत भवन में भी मैंने परफॉर्मेंस किया है। ये 88 में मैंने जो प्रसिद्ध पदातिक का थिएटर फेस्टिवल होता है उसमें किया है। तो बस तमाम बड़े फेस्टिवल्स में हमने नाटक किए। तो उस दौरान ये हमने समझ लिया था कि दरअसल हमको, इसलिए हमने कभी भी अपने आप को शौकिया नहीं कहा। हमने कहा कि हम अव्यावसायिक हैं, लेकिन व्यावसायिक दक्षता के साथ नाटक करेंगे। वाह, क्या बात। इसलिए हमने खालिद चौधरी, हमारा हमसे सबसे ज्यादा नजदीक बंगाल है, तो बंगला थिएटर का से मैंने बहुत सीखा। मैं उत्पल दत्त को अपना शिक्षक मानता हूँ। क्या बात है। हाँ, मैंने उत्पल दत्त के थिएटर को देखी तो मैं यहाँ रोक कर एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने महाभोज किया था 84 में। तो महाभोज देखने के बाद यहाँ हमारे जो कुछ नक्सल मित्र हैं, उन लोगों ने पंफलेट निकाला कि ये लोग देखिए बुर्जुआ थिएटर करते हैं और इतना इतना खर्च करते हैं। हमने आज तक कोई सरकारी ग्रांट नहीं लिया है, लेकिन जो भी थिएटर किया है जनता के सहयोग से किया है। तो उस वक्त जो 84 में लगभग 3 लाख रुपए खर्च हुए थे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका अभी क्या मूल्य है। 3 लाख। हाँ, तो ये सब हमने जनता से लिया, किसी सरकार से या किसी ऐसी संस्था से नहीं लिया। तो उन लोगों ने हमारे खिलाफ निकाला। तो मैंने कहा कि ये जो शिल्प के स्तर पर, शिल्प के महत्व को हमने समझा था, और शायद पटलाइप्टा ही वो ग्रुप था उस समय जिसने शिल्प के महत्व को समझा था। वैचारिक नाटकों में शिल्प का क्या महत्व है। और इसमें शिक्षक के तौर पे मैंने पाया उत्पल दत्त को कि उन्होंने उस समय वो वैसा नाटक किया। उनके साथ तापस सेन थे, खालिद चौधरी थे, ऐसे लोग थे। खालिद चौधरी की आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो आज के जो डिजाइनर हैं उनसे कितना आगे बढ़े हुए थे, या तापस सेन। तो तापस सेन से मेरी बहुत गहरी मुलाकात है। इन तमाम लोगों से मैं घंटों बात करता था, और यही चीज थी जो जिससे मैं प्रशिक्षित हो रहा था। मैं कहता हूं कि मैं अप्रशिक्षित नहीं हूं। हाँ, फॉर्मली मैं प्रशिक्षित नहीं है, इनफॉर्मली मैं प्रशिक्षित हूं। क्योंकि मुझे लगता है कि जितना उन लोगों से मैंने ज्ञान लिया, वो सामान्यतः जो प्रशिक्षण केंद्र है उससे जो ज्ञान हासिल किया जाता है उससे ज्यादा मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन तमाम लोगों से, कारंत जी से, या तमाम लोगों से, नेमीचंद जैन से मेरा बहुत गहरा संबंध था। तो आलोचना, लेखन, निर्देशन, लाइट्स, म्यूजिक, कॉस्ट्यूम, तमाम चीजों को मैंने सीखा। यानी कारंत जी अक्सर करते थे कि एक्टर मुकम्मल होता है, उसको खुद से अभिनय करना चाहिए। और जैसे हम कहते हैं, स्टानिस्लवस्की की ही बात करते हैं बार बार, या अपना जो भारतीय अपनी पद्धति है उसमें आहार्य अभिनय का ही अंग है। यानी कॉस्ट्यूम के बारे में वो एक्टर ही सोचता है, वो अभिनय का पार्ट है। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से कॉस्ट्यूम की तरफ, मेकअप की तरफ, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं नहीं जानता कि मैं कैसा डायरेक्टर हूँ, आप बताएंगे, लेकिन मैं खुद से बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छा मेकअप मैन हूँ, मैं बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम डिजाइन करता हूँ। तो जरूरत पड़ने पर लाइट्स भी की मैंने। तो ये सारा कुछ किया मैंने इन लोगों की, जिनका नाम लिया, कुछ नाम मुझे अभी तत्काल याद आएगा तो बीच में बोल दूंगा।
जी। ये आपको देखकर तो ये हम सब मानते हैं कि किसी फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है, पड़ता है? एक घटना मैं सुनाता हूँ। जी। ये 88 की बात है और सबसे पहले एक नाटक हमने तैयार किया। संगीत नाटक एकेडमी ने एक योजना शुरू की थी, असिस्टेंस टू यंग थिएटर डायरेक्टर। अच्छा। युवा नाट्य निर्देशकों के लिए सहायता इस तरह से। तो बहुत अच्छी योजना थी, बाद में पता नहीं क्यों बंद कर दी गई। बल्कि मैं कहता हूँ कि रतन थियम उसी की देन थे। अच्छा। 84 से शुरू हुई, या पहले ही फेस्टिवल में भुवनेश्वर में हुआ, उसमें रतन थियम ने चक्रव्यूह किया। अरे और रतन थियम बने, और खाकसार भी उसी ग्रुप, उसी मैंने योजना से आगे बढ़ा। तो हमें लगा कि हमको भी शामिल होना चाहिए इसमें। बिहार की तरफ से कोशिश कर रहे थे सतीश आनंद। तब तक मैं कला संगम छोड़ चुका था। अच्छा। हाँ, 5 साल के बाद मैंने कला संगम छोड़ दिया। तो उसका 2 लेवल था। स्टेट लेवल पे पहले वो संगीत नाटक अकेडमी ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ऐसे करके बांट के 4 जोन में वो फेस्टिवल होता था। फिल्टरिंग होती थी। हाँ, तो ईस्ट जोन में हम लोग आते थे बिहार से। जी। पूरा बिहार से लेकर पूरा ईस्ट। हाँ जी। तो ईस्टर्न जो फेस्टिवल होता था, ईस्ट जोन फेस्टिवल जी, तो उसमें पहले साल चक्रव्यूह हुआ, सतीश आनंद का अमली नाटक हुआ। अच्छा। मैं ये कहना चाहूंगा बहुत ही जिम्मेदारी से कि अमली नाटक सतीश आनंद के उन तमाम नाटकों से बहुत बेहतर नहीं था। लेकिन उसकी राष्ट्रीय पहचान बनी इसलिए कि उसको स्थानीय स्तर पर लिखा गया था। अच्छा। और उसमें स्थानीय बोली बानी का प्रयोग किया गया था। और मैं तो यहां तक मानता हूं कि हम व्यवहार में, शारीरिक भाषा में भी स्थानीयता का उसमें पुट था। शारीरिक, जैसे बहुत ज्यादा आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएं, वहां के युवा लोगों का व्यवहार और थोड़ा ग्रामीण इलाके में ये बहुत फर्क पड़ जाता है। तो वो बिहार, पूरी तरह से बिहार उसके साथ था। बिहार का संगीत था, बिहार के गीत थे, और वो भिखारी ठाकुर की शैली पर किया गया था वो नाटक। लेकिन वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, माफ कीजिए, राष्ट्रीय नाट्य समारोह में नहीं हो पाया। तो ये चुने हुए नाटक 4 जोन से, उसका राष्ट्रीय समारोह होता था दिल्ली में, कमानी ऑडिटोरियम में, तो उसमें उनका नाटक नहीं हो पाया। कोशिश हम लोग बिहार से कर रहे थे। फिर मैंने सोचा मुझे भी करना चाहिए इसमें। तो 86 में हमने सत्य हरिश्चंद्र नाटक किया। अच्छा। 87 में किया। तो क्योंकि 86-87 में भारतेंदु के देहावसान के 100 वर्ष पूरे हुए थे। अच्छा। और मैंने भारतेंदु को भी, हिंदी की जातीय नाट्य परंपरा है, उसको समझने के लिए हमने भारतेंदु को बहुत ही गहराई से समझा, पढ़ा, और उनके कई नाटक किए। उसी में सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी हमने किया। इस नाटक का शो हमने गुवाहाटी में किया, इस जोनल फेस्टिवल में। उसमें कारण जी, नेमीचंद जैन और तमाम, दुलाल रॉय और रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता, ये तमाम लोग मौजूद थे। लेकिन मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ वो जोनल फेस्टिवल तक। तब मैंने इस बीच जोनल फेस्टिवल्स को देखा, समझा, और मुक्ति पर्व नाम से एक नाटक हमने तैयार किया। अच्छा। और वो इम्फाल में उसका शो हुआ, वो नेशनल थिएटर फेस्टिवल के लिए चुन लिया गया। बहुत सुंदर। और कारण जी ने मुझको उसके पहले बुला लिया भारत भवन में। अच्छा। वो होता था फरवरी में, और ये जनवरी या दिसंबर में कोई फेस्टिवल हो रहा था, अखिल भारतीय रंग संगीत, नाट्य संगीत फेस्टिवल या क्या, इस तरह से मुझे, म्यूजिकल थिएटर फेस्टिवल, म्यूजिकल थिएटर। तो सारे म्यूजिकल, उसमें घासीराम कोतवाल था, उसमें कारण जी का मालविका अग्निमित्रम था, और अलकनंदन जो बिहार के ही हैं थे, अब गुजर गए, तो अलकनंदन बाई का एक नाटक था, उसमें कारण जी अभिनय करते थे, और भी इस तरह के, मोहन उप्रेती का नाटक था। तो सब म्यूजिकल प्लेस था। तो मेरा भी म्यूजिकल प्ले था। जी। तो मैं उसको लेकर वहां पहुंचा, और उससे मेरी एक पहचान, उस तरह से आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं बहुत संकोच से कह रहा हूं, तो मेरी एक पहचान बनी। तो एक घटना की मैं का जिक्र करना चाहता हूं, दरअसल उस तरफ आपको लाऊं कि यहाँ इस भूमिका के बाद, तो जिस दिन मुक्ति पर्व हुआ,
उसके 2 दिन पहले हम वहाँ पहुँच गए। तो हम हबीब साहब के पास गए। अच्छा। हबीब साहब से कहा कि हम इप्टा से आ रहे हैं, पटना से, हम आपसे मिलना चाहते हैं, अलग बैठना चाहते हैं दोस्तों के। तो हबीब साहब ने कहा कि नहीं, सो मेरे पास तो टाइम नहीं है, दिन में फिर सेमिनार होता है नाट्य संगीत पर और रात में ये होता है। तो हम बड़े मायूस हुए। और चूंकि इप्टा के में एक समय में हबीब साहब बहुत सक्रिय थे मुंबई इप्टा में। बहरहाल हमारा शो जिस दिन हुआ तो वो शो कमाल हुआ। वैसा शो मुक्ति पर्व का मैं नहीं कर पाया जैसा शो भारत भवन में हुआ। वाह। उसका संगीत, उसका अभिनय, उसका आलेख, ये सब स्तर पर अभिनय। वो कहते हैं ना, कभी कभी वो भी दर्शक के हाँ, मन में बैठा रहता है। तो उसी दौरान अलकनंदन मेरे दोस्त हुए, उसी दौरान अनूप जोशी मेरे दोस्त हुए, उसी दौरान ये सब लोग वहाँ भारत भवन रंगमंडल से जुड़े हुए थे। जयंत देशमुख हैं, वो सब लोग। तो नेक्स्ट डे, हाँ, नाटक खत्म हुआ तो हम लोग की परिपाटी, हम लोगों ने इसको परिपाटी के तौर पर किया कि नाटक खत्म होने के बाद हम ग्रीन रूम में चले जाते थे। लेकिन वहां नहीं संभव हो पाया क्योंकि सारे दर्शक आ गए मंच पर। क्या बात है। और हबीब साहब की भारी आवाज में वो परवेज किधर है ऐसे करते हुए वो मेरे पास आए, क्या ऐसा करते हैं अपन कल बैठ लेते हैं। क्या बात है। तो बड़ी खुशी हुई। खुशी की बात हाँ, है, खुशी का सबब। तो उसके बाद हम लोग 2-2.5 घंटा उनके साथ और मोनिका जी के साथ बैठकर, और मोनिका जी से कॉस्ट्यूम के बारे में बहुत कुछ समझने के लिए, कि उसमें कॉस्ट्यूम के लेवल पे बहुत काम हुआ था। तो ये बिल्कुल इस बात को सुन के बिल्कुल एक असली वाकया अब मैं सुना रहा हूँ। दूसरे दिन एक शायद मालविका अग्निमित्रम का ही शो था। हम बाहर खड़े थे शो के इंतजार में। तो महेश एल कुंचवार से मेरा परिचय करवाया कारण जी मुझको हमेशा गले लगाते रहते थे, बोले मेरा छोटा भाई बिहार का है। तो कारण जी ने कहा इसको पहचानते हो? तो महेश एल कुंचवार ने कहा नहीं, अरे ये परवेज है, बिहार से आया है, ऐसे ऐसे ऐसे, कल तुमने नाटक देखा ना, वो इसी ने किया था। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, आप किस बैच में थे? अच्छा। हाँ। तो अब वो बिहार, मैंने उस वक्त मेरी क्या उम्र रही होगी जो आप, तो मतलब मैं जमीन पर अंगूठा रगड़ते हुए मैंने कहा कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तो नहीं जा सका। तो करण जी ने कहा इसलिए अच्छा नाटक करते हो। ये तो जुमला हो गया। वाह। एक दर्शक के तौर पर, और जब मैं रंगमंच को पढ़ने की कोशिश करता हूँ या मैं कई जगहों पे जाता हूँ देखने, कई बार करता भी हूँ कुछ कुछ, तो मुझे एक चीज की कमी हमेशा खलती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो लोग इस प्रक्रिया में है, जैसे आपने बताया कितना पढ़ा, आपने हर चीज को गूढ़ तरीके से जाना, फिर उसको प्रैक्टिस किया, आपको भी लगता है ऐसा कि पढ़ने लिखने की थोड़ी कमी है आज के समय में? जो थिएटर कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा और पढ़ना चाहिए। कला के क्षेत्र में मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर आपको बहुत जल्दबाजी है तो आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अब तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज अभिनेता जिस नाटक में अभिनय कर रहे होते हैं वो उस पुस्तक को भी उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा होता है। यानी उनको अपने रोल से मतलब होता है, सिर्फ अपना ही वो पढ़ते हैं। उनको पूरे रिहर्सल में बैठने के लिए कहिए तो वो बैठते भी नहीं है। और वो प्रेमचंद और गोरकी और इन तमाम लोगों को, शेक्सपियर, इनकी जो मैंने कल्पना भी करना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो इसमें गंभीर लोग हैं, गंभीर अभिनेता है, वो इस महत्व को समझ रहे हैं और ऐसे लोगों की संख्या में कमी आई है, लेकिन वैसे लोग हैं जो कि लगातार इस तरफ है। हम लोगों का वो जो दौर था, उस दौर में वो मौके शायद इनको नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से इंटरेक्शन किया और जिस तरह से, जैसे मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ कि मैंने पॉपुलर थिएटर एलिमेंट पर बहुत काम किया है जी। और मुक्ति पर्व हो या दूरदेश की कथा या ये सौदागर वगैरह, ये सारे जो नाटक हमारे, या फिर हाल में हमने ये किया दारियो फो का नाटक आर्कएंजल्स डोंट प्ले पिनबॉल, उसको हमने किया। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, वो भारत रंग महोत्सव में भी उसका मंचन हुआ। तो इन तमाम में हमने एक लोकप्रिय थिएटर डिवाइसेस का, लोकप्रिय थिएटर के रूढ़ियों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया। ये प्रेरणा मुझे बंसी कौल से मिली कि बंसी कौल जो
विदूषक का रंगमंच और इस तरह की जो, यानी आप किस तरह से आप जनता की भाषा या जनता की अभिरुचि के साथ आप अपना संबंध बनाते हैं। तो ये बहुत पुरानी बात है। बांग्लादेश में एक थिएटर, इंटरनेशनल थिएटर डायलॉग हुआ, और वो इंटरनेशनल थिएटर डायलॉग ऑन पॉपुलर थिएटर। अच्छा। तो उसका दस्तावेज मेरे हाथ में लगा, और तमाम इन लोगों से मिलने के बाद, खास तौर से बंसी कौल, इन तमाम लोगों से, और एक ये यहाँ पर हैं वेस्ट बंगाल में प्रवीर गुहा, ये लोग जो हैं, तो मैंने अपने ढंग से इसको विकसित करने का प्रयास किया कि पॉपुलर एलिमेंट का मतलब वो तमाम चीजें जो हमारी जनता की भाषा का अंग है। यानी उनके लोक गीत होंगे एक तरफ, उनकी जो उनके जो लोक गाथाएं हैं, उनकी जो उनके जो गाथा नायक हैं, या हमारे शहरों का भी जो अर्बन फोक है, उसके जो एलिमेंट है। अर्बन फोक में को मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे हमारे यहाँ जो सफाई के काम में जुड़े हुए लोग हैं, आप देखेंगे कि उसमें से अधिकतर ब्रास बैंड से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने एक अलग ही संस्कृति का निर्माण किया, जो जिसके भी कई सौ साल का इतिहास है। और यहाँ तक कि मेरे पॉपुलर थिएटर में फिल्म के डिवाइसेस का भी सवाल, मैंने फिल्म का डिवाइस मैंने स्क्रीन पर नहीं, फिल्म को प्रस्तुत करने में जो एक प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है, उस तरीके को कैसे हम इस्तेमाल थिएटर में भी करें। यानी 1960 को हम बहुत ही सुनहरा युग मानते हैं हिंदी रंगमंच का, जबकि मैं उसको नहीं मानता हूं। कारण ये है कि 1960 में रंगमंच की गतिविधि बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन उस वक्त मोहन राकेश या सुनंद वर्मा जो नाटक लिख रहे थे, वो मध्य वर्ग को पूरी तरह से संबोधित नाटक था। वो स्त्री पुरुष संबंधों को रेखांकित करने वाले नाटक थे। यानी हमारी आम जनता की आशाओं आकांक्षाओं को अभिव्यक्त नहीं कर रहे थे, और जिस भाषा में वो नाटक किया जा रहा था, वो भाषा हमारी जनता या हमारे दर्शक की नाट्य भाषा से अलग भाषा थी। तो इस संघर्ष में, इस रचनात्मक संघर्ष में मुझे ये एहसास हुआ कि हमको एक अपनी इस तरह की नाट्य भाषा का अन्वेषण करना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए, जो कि हमारी जनता की, हमारे दर्शकों की नाट्य भाषा से, या उनका जो रंगमंच के प्रति उनकी जो मांग है, उनकी जो जरूरत है, उसको हमारा रंगमंच पूरा करे। दूसरी बात मैं यह यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ कि हमारे थिएटर में या थिएटर को अनिवार्य रूप से ये प्रयास तो करना ही चाहिए कि वो जो कुछ भी वो सृजित कर रहा है, वो सिर्फ थिएटर में ही संभव हो, वो कविता में व्यक्त ना हो सकता हो वो किसी, यानी कई लोगों ने मुझे मुक्ति पर्व के सफलता के बाद इस पर आप फिल्म क्यों नहीं बनाते? हमने कहा इसमें फिल्म नहीं बन सकती, इसमें नाटक ही हो सकता है कि इसमें आदमी उड़ता है, इसमें आदमी जो है दूसरी जगह चला जाता है, वो फिल्मों में कैसे, तो संभव ही नहीं है। तो ये जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ थिएटर में ही संभव हो। ये मेरा प्रयास अपने काम में लगातार रहा। आप संग्रहालयों से भी जुड़े रहे, जो कि शगल था आपकी नौकरी वहीं थी, तो उससे जुड़ा कोई वाकया या वो बीच में तो आड़े नहीं आया? मुझे लगता है कि और शिद्दत से आप थिएटर की तरफ फिर आए होंगे। मेरे नाटकों में जो कॉस्ट्यूम का जो पार्ट है, तो खासतौर से जो उस तरह के कॉस्ट्यूम, मैंने दूसरे ग्रुप के लिए भी कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है, तो उसमें मेरा जो मूर्ति कला को जानने का या उसको समझने का जो एक नजरिया है, उसका उपयोग मैं, जैसे उसका हेड गियर, उसका टर्बन, तो इन तमाम चीज़ों को, ज्वेलरी, तो ये सबको डिज़ाइन करने में मुझे संग्रहालय में और मूर्तियों के साथ जो हमने वक्त बिताया है प्राचीन इतिहास में, प्राचीन भारतीय कला में अलग ही समझ पैदा होती है। हाँ, समझ पैदा होती है। और ये समझ पैदा होती है, पश्चिमी कला जो है वो यथार्थवादी जैसी है, लेकिन अपनी भारतीय कला जो है वो शैलीबद्ध है, वो प्रतीकात्मक है, वो बिंबों के जरिए अपनी बात कहती है। अब जैसे मैं उदाहरण लूं,
अगर कोई व्यक्ति जो कि वेस्ट से आ रहा है उसके सामने शिवलिंग रख देंगे तो वो क्या उसको किस तरह से अप्रिशिएट करेगा? कला के रूप में अगर आप उसको रखेंगे, क्योंकि ये भारतीय परंपरा का अंग है जो कि शिवलिंग में लिंग भी और योनि भी है। तो ये जो है, जो कि आधुनिक काल में कोई मूर्तिकार उस बात को सोचता है दूसरे ढंग से, वो हमारे पूर्वजों ने शिवलिंग के माध्यम से। या फिर मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि भारतीय कला में, भारतीय मूर्ति कला में विशेष तौर पर वो तमाम तरह की हस्त मुद्राओं का इस्तेमाल किया जो भरत मुनि ने अपने यहाँ कहा है। वहाँ अभय मुद्रा भी है, वहाँ वरद मुद्रा भी है, और कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जो कि आपको भरत ने जिसका जिक्र नहीं किया है, जैसे धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, जो कि बुद्ध की का धर्म, जो सारनाथ में जो धर्म प्रवर्तन करते हैं। अब उसमें देखिए उसकी प्रतीकात्मकता को समझिए कि वो एक हाथ जो है वो ऐसे सामने की तरफ रखते हैं और एक हाथ से वो अपना हाथ टच करते हैं। तो ये उंगली ऐसे है, ये कहता है, ये प्रतीक है कि हम कुछ कह रहे हैं। आप किसी नृत्य करने वाले को देखिए जो शास्त्रीय नृत्य करते हैं, तो कहने की बात जो वो कहेंगे उसके हस्त मुद्रा वो ये बनाएंगे, और ये जो हार्ट को वो टच कर रहे हैं, इसके माने जो दिल में उनके है वो बता रहे हैं वो सामने वाले को। तो माने ये जो प्रतीकात्मकता भारतीय कला की, इसको आप वेस्टर्न नजरिए से आप समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। उसका अपना महत्व है, वेस्टर्न जो एस्थेटिक्स है उसका अपना महत्व है और उसकी हम इज्जत करते हैं, लेकिन हमारा अपना एक एस्थेटिक्स है, जैसा कि शैलीबद्ध है हमारे। हाँ, हमारे यहाँ वो शैलीबद्ध है, प्रतीकात्मक है, और बिंबों के जरिए हम अपनी बात कहते हैं। ये एक कविता जो इसको कहिए आप, हमारी कला में मौजूद है हमेशा से। अब संग्रहालयों की बात छिड़ ही चुकी है और इस शहर के रहने वाले हम हैं ही, यहीं बड़े हुए, बाद में जहाँ भी गए, लेकिन अभी शहर में रहते भी हैं। तो मुझे हमेशा एक कोफ्त सी होती है कि एक शहर में इतने सारे म्यूजियम्स क्यों हैं, एक ही जगह सब क्यों नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? ये मेरे अपने विचार हैं। जो दर्शक घूमने जाए, एक बच्चे के तौर पर, एक बड़े के तौर पर, मुझे लगता है कि एक शहर में इतने म्यूजियम्स क्यों, एक जगह, एक शहर में 20 म्यूजियम भी हो तो कोई बुरी बात नहीं है। मुझे कई जगह जाना पड़ता है। जैसे आपको जलान कोठी है पटना सिटी में, उनका अपना म्यूजियम है। यानी म्यूजियम ज्यादा होना ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जब आपके पास पटना संग्रहालय है पहले से मौजूद, जो 1917 में इंडो सार्वजनिक शैली में बनी हुई बिल्डिंग है, जो अपने आप में धरोहर है, बिल्कुल, उस संग्रहालय को धूमिल करके एक नया संग्रहालय बनाने का क्या औचित्य है? तो अब मैं रिटायर्ड हो गया हूं, मैं कह सकता हूं, लेकिन नौकरी पे रहते हुए मैंने अपने स्तर पर उसका विरोध किया था कि कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वैसे शैली में बना है। पटना संग्रहालय को ही समृद्ध किया जाए। हाँ। पटना संग्रहालय में के पास इतनी जमीन है कि आप उस जगह कल्पना नहीं कर सकते हैं इतनी जमीन की। हाँ, इतनी जमीन है उसके पास, पटना संग्रहालय के पास। तो पटना संग्रहालय को हॉरिजॉन्टल विकास का भी अवसर मौजूद था और वर्टिकल विकास का भी उसको अवसर उपलब्ध था, लेकिन पटना संग्रहालय भी उपेक्षित हो गया। पटना संग्रहालय कोई नहीं जाता है, बिहार संग्रहालय जाता है। ठीक है, बिहार संग्रहालय एक अच्छा संग्रहालय है और कोई भी पटना आता है तो वहाँ जाना चाहता है, और वहाँ का प्रेजेंटेशन और वहाँ डिस्प्ले जो किया गया है वो बहुत बेहतर है। लेकिन बावजूद इसके, जैसा आपने प्रश्न किया कि एक शहर में दो संग्रहालय को 10 संग्रहालय हो सकता है। कहीं आपने तालों का संग्रहालय के बारे में सुना है? तालों का संग्रहालय है कहीं? आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का संग्रहालय, अगर आप बिहार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का संग्रहालय, जैसे भारतीय नृत्य कला मंदिर ने प्रयास किया था कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक वो बनाए, तो आप इंस्ट्रूमेंट का संग्रहालय, अब जैसे डॉक्टर पी गुप्ता, अगर आपने नाम सुना होगा, तो उनका एक संगठन था प्राची में, प्राची नाम था, नहीं बड़ा मैं आद्री, सॉरी माफ कीजिएगा, लगता है उम्र का तकाजा हो रहा है। तो आद्री संस्था में उन्होंने एक छोटा सा संग्रहालय बनाया था। अब आप लोग को जानकर अच्छा लगेगा, उन्होंने चक्की भी रखी है उसके अंदर, उसमें वो उखल और मुसल भी रखा, और उन्होंने धान कूटने की जो गांव में जो ढेकी होती थी वो लगाया, और उनका जो चूल्हा होता था वो तमाम चीजों को रिक्रिएट किया कि आने वाली पीढ़ी को पता नहीं होगा कि हमारे गांव में लोग कैसे अनाज को प्रोसेस करते थे, कैसे खाना पकता था। तो ये भी काम संग्रहालय का है। संग्रहालय का काम
चीज़ों को आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखना, उनको शिक्षित करना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से कि बीज संग्रहालय भी हों, लेकिन जो पहले से है जिसकी ऐतिहासिकता है उसको और समृद्ध किया जाना एक बेहतर प्रयास होता। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, तो और समय की सीमा में हम सब हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, देखता हूँ, राब्ता है, मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जिनको मैं लेना चाहूँगा। विनीत भाई हैं, विनीत कुमार, एक आप हैं और एक शेखर सुमन साहब हैं। मैं आप लोगों को किसी भी भाषा में बात करते हुए सुनता हूँ, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो या हिंदुस्तानी हमारी भाषा जिसमें उर्दू मिक्स है। आपका तलफ़ुज़ बाकी लोगों से यहाँ बहुत बेहतर है। मैंने उसको इमिटेट भी किया है, कोशिश भी की है कि मेरा भी तलफ़ुज़, मेरा भी प्रोनाउंसिएशन बेहतरीन हो, लेकिन आप लोग मेरी प्रेरणा रहे हैं, आपको देखा है शुरू से। इसके लिए कुछ विशेष रियाज की ज़रूरत, या फिर जो बच्चे रंगमंच कर रहे हैं उनको नसीहत के तौर पर भी आपकी तरफ से ये जाना चाहिए? आप ज़रूर एक बात ये कहें इनसे, अपने अंदाज में कहें और इस तरीके से कहें कि कुछ बताएं आप कि क्या करें वो रियाज। दरअसल हमारा जो हिंदी रंगमंच है, जो प्रमुखतः जो मुख्यतः जो हिंदी रंगमंच पर नजर हमारी पड़ती है, वो भाषा आधारित है, शब्द आधारित रंगमंच है। तो हम शब्द के प्रति लापरवाह नहीं हो सकते। अजय राम गोपाल बजाज ने कहा कि हमारे थिएटर से शब्द गुम होता जा रहा है। तो शब्द की अपनी एक का महत्व है। हालांकि रंगमंच जो है वो दृश्य श्रव्य काव्य है जी, लेकिन बोलने का जिसको आपको बोलना है, मेरा ये मानना है कि जब आप बोलते हैं किसी चीज को, तो वो आपके एक्शन को उत्प्रेरित करता है। बिल्कुल, यानी शब्द जो है वो आपको एक्शन के लिए उत्प्रेरित करता है, ये मेरा मानना है। इसलिए मेरे रिहर्सल का 75% जो है वो इस पर जाता है कि आप अपने शब्दों को कैसे बोलें, कैसे आप उसको अभिनय करें, और फिर उसके बाद बहुत आसान हो जाता है एक एक्टर के लिए कि फिर वो क्रिया में यानी एक्शन में परिवर्तित होने में उसको दिक्कत होती है। स्ट्रेस इंटोनेशन जान लेंगे तो बेहतर हाँ, आसानी हो। तो एक तो होता है उच्चारण। तो उच्चारण जानने के लिए, जैसा कि अंजना जी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि वर्णमाला का क्या महत्व है। हमारे जो एक्टर्स हैं उनको वर्णमाला के बारे में नहीं पता है। तो किस तरह से वैज्ञानिक ढंग से देवनागरी को बनाया गया है कि क वर्गीय, ख वर्गीय, जो कंठ वर्गीय, तालु वर्गीय, दंत वर्गीय, सबका एक अलग वर्ग है। इनफैक्ट साहित्य और भाषा पढ़ने में भी सबसे पहले लघु सिद्धांत कॉमेडी में भी हम यही पढ़ा। हाँ, इसलिए ह्रस्व व दीर्घ का तो अंतर एक्टर को पता ही होना चाहिए, माने मात्राओं के बारे में पता होना चाहिए। तो जब ये सारी चीजों पर ध्यान देते हैं तो आप देखते हैं कि आपका काम कुछ आसान हो जाता है। माने एक्टिंग करना कोई मुश्किल है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। आपको अपना ध्यान थोड़ा सा, अगर शब्द आधारित नाटक है, हम जो नॉन वर्बल थिएटर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमारा थिएटर वर्बल थिएटर है, यानी शब्द आधारित थिएटर है। अगर अभी हाल में अंधा युग हुआ तो अंधा युग में सब कुछ था, लेकिन वो जो उसका जो आलेख है, जो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट ही नहीं अभिनीत किया जा सका। तो टेक्स्ट का ये महत्व है। तो और अगर किसी वरिष्ठ रंगकर्मी की ये चिंता है कि शब्द हमारे रंगमंच से खोता जा रहा है, इसका अर्थ है इसको हमको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। से लेने वाली बात ही है। और ये जो कुछ भी उच्चारण है, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेरी उर्दू की कोई तालीम नहीं है, मैं हिंदी और संस्कृत वाला आदमी हूँ। लेकिन थिएटर करने की वजह से, बिल्कुल, और अभिनय करने की वजह से थोड़ा बहुत आप जिस तलफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं वो शायद बेहतर है। ये बहुत खुशकिस्मती हमारी कि आपने थिएटर किया और इन चीज़ों को सुना, ताकि हम भी आपको सुन पा रहे हैं और हमारा भी तलफ़्फ़ुज़ खुदा ना खास्ता ठीक ही है। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा आप बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया आपका। आप सब जिन्होंने ये सुना है, इसका ध्यान रखें कि तलफ़्फ़ुज़ पे काम करना है। शब्द कभी मरते नहीं, शब्द अमर होते हैं, तो उनको असरदार बनाते रहें। धन्यवाद सर।